हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो का टॉपिक है सेक्शन फार्मूले को कैसे डेरिवेट करना है। इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे कि सेक्शन फार्मूले को डेरिवेट करने से पहले कौन से पॉइंट्स को आपको पहले ही स्टडी कर लेनी है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनके बारे में ऑलरेडी पहले आपको पता होना चाहिए। तब आप सेक्शन फार्मूले को डेरिवेट जब करने जाएंगे तब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप सेक्शन फार्मूले को समझ जाएंगे कि कैसे डेरिवेट होता है। तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। एक फर्स्ट पार्ट है सेक्शन फार्मूले का और एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ, उसको डेरिवेट करके आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में उससे रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, उनके बारे में डीपली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने देखिए डिस्टेंस फार्मूले को डेरिवेट किया, उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अप्लाई किया, उनको सॉल्व किया। लगभग डिस्टेंस फार्मूले से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। डिस्टेंस फार्मूले में हुआ क्या कि दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस निकाला। मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमने डिस्टेंस निकाला, क्या डिस्टेंस होता है। अगले इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे अगर ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में, ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसमें क्या था कि 3 पॉइंट दिए होते थे, 3 पॉइंट, मान लीजिए ए बी सी 3 पॉइंट होते थे और उसमें बोला जाता था कि पॉइंट ए का आपको क्या कोऑर्डिनेट नहीं पता था, बी और सी का कोऑर्डिनेट पता था, लेकिन ये बताया जाता था कि ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए से बी और ए से सी इक्वी डिस्टेंस है। तो हम लोग ए बी इक्वल टू ए सी कर लेते थे। ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं था लेकिन फिर भी हम ए का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई मान लेते थे तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाता था। या अगर एक्स और वाई में से एक कोऑर्डिनेट आपका वेरिएबल था, एक नॉन वेरिएबल था, तो हम जो कोऑर्डिनेट वेरिएबल वाई की वैल्यू अगर निकालनी थी तो वाई को निकाल लेते थे। अगर यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, और अगर मान लो यक्स की वैल्यू दी होती थी, यहाँ कोई नंबर है तो यक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में से सिर्फ एक पूछा जाता था तो निकल जाता था, लेकिन अगर दोनों पूछा जाता था तो नहीं निकलता था, तो हमें रिलेशनशिप मिल जाता था यक्स और वाई के बीच में। सेक्शन फार्मूला यहाँ पर आपको हेल्प करेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू बताएगा, ना कि रिलेशनशिप बताएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ आपको पहले से दिया रहेगा, पहले गिवन रहेगा, क्या कि अगर सी पॉइंट ए और बी को दो पार्टों में बांट रहा है तो किस रेशियो में बांट रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि ए सी और सी बी के बीच का रेशियो क्या है, वो रेशियो आपको पता होगा, ठीक है। अगर यह रेशियो आपको दिया है तो सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अगर सी का कोऑर्डिनेट पता है तो ये रेशियो आपको पता चल जाएगा। यही सेक्शन फार्मूला बताएगा आपको, ठीक है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में रेशियो और कोऑर्डिनेट दोनों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर एक जानकारी आपके पास है तो दूसरी निकल सकती है, दूसरी है तो पहले वाली निकल सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हम लोग पहले स्टेज को क्रॉस करते हैं, पहले स्टेज को समझते हैं। सेक्शन फार्मूला तक पहुंचने के लिए मान लिया जाए कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, या इनको दो टाउन का नाम दे सकते हैं। दो टाउन ए और बी है, जैसा कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालते समय मिला था, ए और बी दो टाउन थे। ए और बी टाउन के बीच में एक कंपनी है जो वहाँ पर टावर लगाना चाहती है पॉइंट सी पर। सपोज करिए पॉइंट सी पर वो टावर लगाना चाहती है, और ये हम लोगों को पता है कि पॉइंट सी की ए से जो डिस्टेंस है, मतलब ए सी, और सी से जो बी का डिस्टेंस है, इनके बीच का रेशियो पता है। मतलब जो ए सी है और जो सी बी है, सी बी डबल है ए सी का, सी बी डबल है, मतलब सी से बी का डिस्टेंस डबल है ए से सी के बीच का डिस्टेंस। ए से सी के बीच का डिस्टेंस अगर 10 है तो यह 20 है।
मतलब यह कह सकते हैं कि AC और CB के बीच में जो रेशियो है 1 और 2 का रेशियो है। ठीक है, यह कहा जा सकता है AC/CB = 1/2। यह ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, ये चीज़ आपको पता है। निकालना क्या है, आपको निकालना है C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये करते हैं, हम लोग पॉइंट जो A है, A को हम ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और हम एक कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। इस तरह बनाते हैं कि जो पॉइंट A है वो कहाँ हो, ओरिजिन पॉइंट पे हो। फिर क्या करेंगे, पॉइंट C और B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, पॉइंट C और B से। और आपको यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये क्या होते हैं, यह परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मतलब परपेंडिकुलरली क्रॉस करने का मतलब कि इस लाइन पर, ये जो लाइन है यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए क्रॉस करती है, कि ऐसा नहीं ऐसे क्रॉस करती है। x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं। पॉइंट B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जब डाला जाएगा तो यहाँ भी 90 का एंगल बन जाता है, यहाँ भी 90 का एंगल। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो जहाँ पर ज्वाइंट होगा वहाँ 90 का एंगल बना देता है। पॉइंट C से भी परपेंडिकुलर कहाँ पर डाल देते हैं, C से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला गया तो मान लेते हैं वह D पे कट कर किया है, और B से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाला गया, मान लीजिए वह E पर कट करता है। और क्या करते हैं, और C से परपेंडिकुलर BE पर डाल देते हैं, जो C पे कट करेगा। क्या चीज, पॉइंट C से परपेंडिकुलर BE पे डालते हैं, वो जहां कट करे, कहां पर कट करेगा, C नहीं, C तो ऑलरेडी गिवन है, आप यहां पर P रख दीजिए, यहां पर आप P रख दीजिए, जो P पर कट करता है। ओके, इतने क्लियर हो गई बात। मतलब C से BE पर परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है, BE पर परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है, और BE ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, किस पर, x एक्सिस पर है। तो इस परपेंडिकुलर पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये भी 90 का एंगल हो जाएगा। ओके, किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 का एंगल बना देता है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल बनता है ACD, कौन सा ट्राइंगल, ACD, ये रहा आपका। और दूसरा जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है CBP। कौन सा, CBP। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। जो ACD और CBP ये दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है, आपने अगर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, और एक चैप्टर है ट्राइंगल में, एक टॉपिक है सिमिलैरिटी, कि ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बनाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है सिमिलैरिटी के लिए। तो देखिए, हम उस टॉपिक के लिए जब वीडियो बनाएंगे तो उसको डीपली अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि दो ट्राइंगल को सिमिलर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक गोला ये है, एक गोला ये है, ये दोनों गोले क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है, कि दोनों ही गोले हैं। अगर यहाँ ट्राइंगल कर दिया जाए तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों शेप सिमिलर नहीं होंगे। मतलब शेप एक ही जैसा होगा तो सिमिलर होगा, मतलब शेप जब एक ही जैसा होगा तो सिमिलर होगा। अगर ये कहा जाए कि चाक के बारे में, अगर इस चाक के बारे में और इस चाक के बारे में बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि दोनों चाक क्या हैं, सिमिलर हैं, बस साइज का अंतर, ये बड़ा है ये छोटा है। तो सिमिलैरिटी के लिए आपको मायने क्या रखता है कि साइज कैसा भी हो, साइज आपका कैसा भी हो, लेकिन शेप एक ही जैसा हो। अब इनका साइज अगर बात किया जाए तो साइज एक की लंबाई छोटी है, एक की लंबाई बड़ी है, बट इनकी जो मोटाई है, मोटाई क्या है, दोनों की सेम है, तो इसको सिमिलर हम मान सकते हैं कि दोनों चाक एक ही कंपनी के हैं या एक ही बॉक्स के हैं।
लेकिन ट्राइंगल और सर्कल को सिमिलर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल हों, एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल ए है, दो ट्राइंगल हों और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब अगर ये एंगल ए है, ये एंगल मान लीजिए यक्स है, तो ए एंगल यक्स के इक्वल हो, यह बी है, और यह मान लीजिए वाई है, बी वाई के इक्वल हो, और यह मान लीजिए सी हो और ये जेड हो, सी जेड के इक्वल हो, मतलब ए एंगल ए एक्स के इक्वल हो, बी वाई के इक्वल हो, सी जेड के इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कहा जा सकता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलरिटी के लिए रूल्स क्या होता है, एंगल का जो रूल होता है सिमिलरिटी के लिए, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है, इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एंगल 90 है, ए एंगल 90 है, दो एंगल इक्वल हो गए। और अगर हम बात करें कि सी से बी ई पर परपेंडिकुलर डाला गया था, ठीक है, सी से क्या बी ई पर परपेंडिकुलर पी पॉइंट पे डाला गया था और ये 90 डिग्री है, और बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला गया था, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 बन रहा है। इसका मतलब जो आपका CP है, और जो आपका DE है या एक्स एक्सिस कह दीजिए, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। देखिए ये तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डाला गया और इस परपेंडिकुलर पर एक परपेंडिकुलर इधर से डाला गया है, तो इधर से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यहाँ 90 यहाँ 90 बना रहा है। जब एंगल 90 का जो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उस पर वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों CP और DE क्या होंगे जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि C से P पर जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है, C से P पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और DE क्या है, DE एक्स एक्सिस का एक पार्ट है, एक्स एक्सिस का पार्ट है। तो CP और DE ये दोनों एंगल चूँकि इक्वल है, तो CP और DE क्या है, ये पैरेलल होंगे। तो अगर CP और DE पैरेलल इन दोनों लाइनों को कर दिया जाए और दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये इक्वल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो दो एंगल आपके इक्वल हो गए, ठीक है। तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो ACD और CBP ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड अगर बेस साइड लिया जाए AD, और इसका बेस साइड क्या होगा CP, इनका जो रेशियो होगा AD और CP का जो रेशियो होगा, ये क्या है बेस साइड, ये जो परपेंडिकुलर साइड CD इस ट्रायंगल का और इसका BP इस ट्रायंगल का BP, इनका रेशियो बराबर होगा, इक्वल टू जो हाइपोटेनियस है AC और CB, इनका जो रेशियो, मतलब बेस अपान बेस, हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, सारे एक दूसरे के रेशियो इक्वल होते हैं। क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हमने बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का नाम लिया। अगर राइट एंगल नहीं होगा ट्राइंगल तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो दिस अपान दिस इक्वल टू, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, दिस अपान दिस इक्वल टू, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, दिस अपान दिस, ठीक। अब यही चीज़, इसी की मदद से हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे इसके मदद से,
अगर ए डी अपान सी पी लिया जाए, ए डी अपान सी पी, तो ए डी अपान सी पी किसके बराबर है? ए सी अपान सी बी, ए सी अपान सी बी। इसको और इसको लेते हैं, और ए डी कितना है आप देख रहे हो, ए डी, ए से लेकर डी तक के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए से लेकर डी तक के बीच का डिस्टेंस क्या बताएगा? सी का कोऑर्डिनेट। लेकिन सी का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो सी का कोऑर्डिनेट हम मान लें कुछ, सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। ओके, सी पी, सी पी, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, तो सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास क्या बी का या पी का कोऑर्डिनेट हो, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट देखिए, ए का कोऑर्डिनेट पता है, ये कहाँ है? ओरिजिन पॉइंट पे, तो 0 0 है। सी का कोऑर्डिनेट पता लगाना था, एक्स वाई मान लिया। बी का कोऑर्डिनेट कुछ मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट हम 36 और 15 जैसा कि बुक में दिया हुआ है वही मान लेते हैं। अगर बी का कोऑर्डिनेट 36 और 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना, वो हो जाएगी 36 एक्स एक्सिस की, क्योंकि एब्सिसा क्या बताता है? एक्स एक्सिस की लेंथ, और ऑर्डिनेट क्या बताएगा? वाई एक्सिस की लेंथ। वाई एक्सिस की लेंथ मतलब ए वाली लेंथ बता देगा, ये आपका हो जाएगा 15। और अगर सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक आपका ये एक्स हो जाएगा, और अरे वाई है तो सी से लेकर डी तक ये वाई हो जाएगा, क्योंकि क्या एब्सिसा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बता देता है, और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस का डिस्टेंस बता देता है। अब हमको क्या चाहिए? ए डी, ए डी पता हो गया, ए डी एक्स है आपका, एक्स। सी पी, सी पी देखिए सी पी क्या होगा? सी पी निकालने के लिए सी पी इक्वल टू क्या होगा? डी ई होगा कि नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और पैरेलल भी लाइन है, तो सी पी डी ई के इक्वल होगा। और डी ई कितना होगा? डी ई निकालने के लिए आप क्या करोगे? सी पी इक्वल टू डी ई, और डी ई निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? डी ई के स्थान पे क्या कर सकते हो? ए ई में से डी ए डी घटा दो, माइनस ए डी, सब्ट्रैक्ट कर दो। ए ई क्या है? ए से लेकर ई तक क्या है? 36, और ए डी क्या है? एक्स। 36 माइनस एक्स, इसको लिख देते हैं 36 माइनस एक्स। ए सी अपान सी बी आपका दिया हुआ 1/2, 2x हो गया 36 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो 36, सॉरी एक्स इधर आ जाएगा तो 2x और प्लस एक्स 3x हो जाएगा इक्वल टू 36, इस तरह x इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका। ओके, अब हम बात करते हैं, अभी ए डी अपान सी बी और ए सी अपान सी बी लिया था, अब इन दोनों को लेते हैं, सी डी अपान बी पी, इसको लेते हैं सी डी अपान बी पी इक्वल टू सी डी अपान बी पी, ए सी अपान सी बी, ए सी अपान सी बी। सी डी, सी से लेकर डी तक कितना है? सी से लेकर डी तक वाई है, बी से लेकर पी तक बी पी, देखिए बी से लेकर पी तक, बी से लेकर पी तक कैसे निकालेंगे? बी पी निकालने के क्या चाहिए? बी ई में से पी घटा दो, पी सब्ट्रैक्ट कर दो। बी ई कितना है? बी ई क्या है? 15 है। पी क्या है? पी ई यही है ना, वाई माइनस वाई, तो 15 माइनस वाई हो जाएगा। ए सी अपान सी बी 1/2 है, तो आपका 2y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वाई इधर आएगा, इधर आके 2y में ऐड हो जाएगा, 3y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5। तो x और y की वैल्यू जो मिली है आपको 12 और 5 मिल गया। तो आपने देखा कि अगर पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता हो, सॉरी पॉइंट हमें A पता हो कि AC और CB के बीच का क्या रेशियो है, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी हमको क्या क्या पता था? A का कोऑर्डिनेट पता था, लेकिन A के कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं। B का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, C का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और C का कोऑर्डिनेट मान लिया। C के कोऑर्डिनेट अगर XY मानने पर तो A वाले डिस्टेंस XY हो गए,
इसका कोऑर्डिनेट जो भी मानेंगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये डिस्टेंस बता देगा। इसी डिस्टेंस के हिसाब से जिस साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो साइड निकाल लेंगे। दो ट्राइंगल इसमें आ जा रहा है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। सिमिलरिटी का जो रूल्स है उसको अप्लाई करके सिमिलर दिखाएंगे। और कोई ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद उसकी और क्या प्रॉपर्टी और क्या कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से जो क्या बोलते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, उसी रूल से के अकॉर्डिंग हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया। ये वीडियो आप थोड़ा बहुत ज़रूर दिमाग में आना चाहिए। क्या क्या इसमें है, इसमें सिर्फ क्या है, ए बी दो एक लाइन थी, उस लाइन पर ए का कोऑर्डिनेट पता था, बी का कोऑर्डिनेट पता था, सी का कोऑर्डिनेट पता करना था। सी और बी से हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल के दो ट्राइंगल बनाए, उनको सिमिलर दिखाया, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किया और एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग क्या करेंगे, हमको जो यहाँ पर क्या था, इस वीडियो क्लिप में AC और CB के बीच में रेशियो क्या था, 1/2, मतलब कैसे नंबर थे, ये आपके कांस्टेंट नंबर थे। अगले वीडियो क्लिप में अगर वो भी वेरिएबल नंबर रहेंगे तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग वेरिएबल नंबर लेंगे और वही जो वेरिएबल नंबर लेंगे उसी के हिसाब से फार्मूले को हम लोग फार्मूलाइज करेंगे, फार्मूले को डेरिवेट कर लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बढ़िया से समझना, बढ़िया से देख लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए।